नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एग्जामशाला के यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है हिमांशु और आज है 19 सितंबर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के करंट अफेयर एमसीक्यू। करंट अफेयर एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले आज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि आज क्या है खास। देखते हैं 19 सितंबर को कौन सा डे होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे 19 सितंबर के। तो 19 सितंबर को होता है इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। ठीक है, इंटरनेशनल टॉक लाइक अ पायरेट डे। ये डे मनाया जाता है इसलिए, यानी जो पायरेट होते हैं, जो समुद्री लुटेरे होते हैं, उनकी तरीके से बात करना, उनकी तरीके से ड्रेसअप करना। ठीक है, जो पीपल ऐसा करते हैं, ठीक है, तो इससे क्या होता है कि हम पायरेट से बच सकते हैं, सेफली निकल सकते हैं। ये फर्स्ट टाइम एब्जॉर्ब किया गया था कब? 1995 में। तब से ये हर साल 19 सितंबर को ये डे एब्जॉर्ब किया जाता है। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी कह नहीं सकते, अगर पेपर में आ जाता है तो आप इसको आसानी से टिक कर सकते हैं। ठीक है, तो अब हम बढ़ते हैं आगे, यानी नेक्स्ट क्वेश्चन पर, फर्स्ट एमसीक्यू पर। तो फर्स्ट एमसीक्यू में आपसे पूछा है कि इंडिया वॉच रैंक एंड विच। आपको यहाँ पर बताना है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की जो रैंक है इस साल कितनी आई है, जो कि वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग हर साल जारी की जाती है। आपको यहाँ पर बताना है कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में इंडिया की रैंक क्या है इस साल। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है 116, यानी 116 रैंक इस बार आई है। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कि कौन इसको जारी करता है और साथ साथ में इंडिया की रैंक क्या है। ठीक, अब यहाँ पर हम बात करते हैं कि ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, यानी ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये जो जारी किया जाता है, इसमें आप देखोगे कि 3 कंपोनेंट्स पर बात की जाती है। 3 कंपोनेंट का मतलब ह्यूमन कैपिटल मेजरमेंट, मैट्रिक लाइक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स, उसके बाद रिसर्च और उन पर की जाती है कि क्या पॉलिसी एक्शंस लिए जाते हैं। साथ साथ में यहाँ पर देखा जाता है कि कौन कौन सी स्ट्रैटेजीज अपनाई जाती हैं, ह्यूमन कैपिटल पर इन्वेस्टमेंट किस तरीके से किया जाता है, इस पर बात होती है ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में। तो आपको याद रखना है कि इंडिया की रैंक कौन सी है। तो इंडिया की रैंक है 116, और जारी कौन करता है तो ये भी याद रखना है आपको, वर्ल्ड बैंक ये जारी करता है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, यानी क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो क्वेश्चन नंबर 2 में आपसे पूछा है कि विच कंस्ट्रक्शन कंपनी, आपको यहाँ पर बताना है कि कौन सी कंस्ट्रक्शन कंपनी ने अभी हाल ही में बिड जीती है, यानी एक बोली जीती है, किस लिए? पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बनाने के लिए। ठीक है, यहाँ पर आपको ये बताना है कि पार्लियामेंट की जो नई बिल्डिंग बन रही है ये इस बार कौन बनाएगा, कौन सी कंपनी बनाएगी, ये आपको बताना है। तो देखिए इसका सही ऑप्शन क्या है। इसका सही ऑप्शन है टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने अभी हाल ही में जो पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग बन रही थी उसके लिए बिड जीता है। अब पार्लियामेंट की नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कौन करेगा? टाटा ग्रुप करेगा। चलिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जानते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर आप कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा कि सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट, यानी ये जो सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट है ये किससे रिलेटेड है, ये इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। तो सेंट्रल विजिटा प्रोजेक्ट, इसका मतलब है रिलेशन है सीधा पार्लियामेंट बिल्डिंग से। पार्लियामेंट की जो प्रेजेंट टाइम पर अभी बिल्डिंग है वहाँ पर आप देखोगे कि नंबर ऑफ सीट बढ़ जाने से, यानी नंबर ऑफ जो एमपी हैं उनकी सीट बढ़ जाने से वहाँ पर जगह बहुत कम हो रही है, मतलब बहुत ही कम एरिया हो रहा है। तो अब क्या है, हमें नई बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन करनी पड़ेगी। तो नई कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग करने के लिए सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट चलाया गया था। इसके लिए अभी हाल ही में सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट ने बिड ओपन की थी, जिस बिड में अभी नया कंस्ट्रक्शन मिला है। नई बिड जो बिड जीती है किसने? वो टाटा ग्रुप ने जीती है। तो टाटा ग्रुप अब क्या करेगी, नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन करेगी, और ये बिड जो जीती है 861 करोड़, ठीक है, अप्रॉक्स में यहाँ पर जीती है। लार्सन टर्बो को क्या किया है, बीट किया है। और ये बनाई कहाँ जाएगी? तो जो राजपथ एरिया है, राजपथ एरिया से 3 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, याद रखना है राजपथ, यानी जो प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे इंडिया गेट से जहाँ पर वो परेड होती है, तो उससे 3 किलोमीटर दूर पर यहाँ पर नई बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन शुरू होने वाला है। याद रखना है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा है कि अभी हाल ही में एग्री क्रेडिट सोसाइटीज़ के लिए जो 22 स्टेट में हैं, 22 स्टेट्स में, नाबार्ड ने भी हाल ही में
रूरल डेवलपमेंट के लिए कितना अमाउंट अप्रूव किया है, ये आपको यहाँ पर बताना है कितना अमाउंट जो है प्रपोजल दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है 1568 करोड़ रुपीस। ये अमाउंट सेक्शन किया गया है किसकी तरफ से? नाबार्ड की तरफ से। अब नाबार्ड की तरफ से हम यहाँ पर थोड़ा सा समझते हैं डिटेल से कि नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, इन्होंने भी हाल ही में 1568 करोड़ रुपीस ये प्रपोजल रिसीव किया है एग्रीकल्चर सोसाइटी से जो 22 स्टेट में है, और अभी रिसेंटली लॉन्च किया है इन्होंने 1 लाख करोड़ जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड को दिया जाएगा। ये एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड यानी जो हमारा RIDF होता है, जिसको आप बोल सकते हैं रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, इस सभी को मैनेज करने वाला जो काम होता है वो किसके पास होता है? वो नाबार्ड के पास होता है। तो नाबार्ड ये जो अमाउंट होता है वो स्टेट गवर्नमेंट को क्या कर सकते हैं? देते हैं, और स्टेट गवर्नमेंट इसको एग्रीकल्चर या फिर रूरल डेवलपमेंट में खर्च करते हैं। ठीक, और हम थोड़ा सा यहाँ पर फैक्ट के बारे में बात कर लेते हैं कि नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पर चेयरमैन कौन है। तो नाबार्ड के प्रेजेंट टाइम पर हैं GR चिंताला। ठीक है, ये आपको याद रखना है, GR चिंताला। नाबार्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पर? तो आपको याद होना चाहिए, नाबार्ड का हेडक्वार्टर है प्रेजेंट टाइम पर कहाँ पर? मुंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं इन क्वेश्चन नंबर 4 पर। तो क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे पूछा है कि कौन से स्टेट या यूनियन टेरिटरी ने अभी हाल ही में लॉन्च किया है एक हेल्पलाइन नंबर जिसे कहा जाता है सेहत एवं पोषण, सेहत एवं पोषण स्वास्थ्य साथी निवास। ठीक है, तो साथी निवास ये भी हाल ही में एक हेल्पलाइन नंबर लॉन्च किया है। किसके लिए है? ये जो 6 ईयर्स तक के चिल्ड्रन हैं, मतलब 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए जो न्यूट्रिशन सप्लीमेंट देने के लिए, खासकर में उनका इम्यूनाइजेशन बढ़ाने के लिए ये काम शुरू किया है, ये हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है क्या है? इसका सही आंसर है दिल्ली। दिल्ली इसका सही आंसर है। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। यानी दिल्ली कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स ने अभी हाल ही में एक हेल्पलाइन जारी किया है जो 6 साल तक के बच्चे हैं, उन 6 साल तक के बच्चों को रेगुलर यानी इम्यूनाइजेशन डोज मिलता रहे, साथ साथ में उन्हें न्यूट्रिशंस मिलता रहे, इसके लिए 24/7 एक हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। और ये हेल्पलाइन नंबर जो NGO हैं उनके साथ कोलैबोरेट करके काम करेगा। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। तो क्वेश्चन नंबर 5 में आपसे पूछा है कि भी हाल ही में कौन से राज्य या यूनियन टेरिटरी ने फर्स्ट रैंक हासिल की है? किसमें? इंडियाज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट में। इंडियाज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट में इंडिया में पहली बार ये रिपोर्ट जारी की जा रही है। यानी आपने कहीं सुना होगा GNP का नाम सुना होगा, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, उसके बाद यह एक नाम सुना होगा ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस। ठीक है, तो हैप्पीनेस में ही आप देखोगे पहली रिपोर्ट जब जारी हो रही है तो इसमें कौन से स्टेट ने अभी हाल ही में टॉप किया है ये आपको बताना है। पंजाब, चंडीगढ़, केरला, मिजोरम। तो देखिए इसका सही आंसर क्या है? पहले इसका सही आंसर हम लोग जानते हैं, इसका सही आंसर है मिजोरम। मिजोरम में इस पर क्या है? टॉप किया है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग डिटेल से जानते हैं कि क्या है। देखिए इंडियाज़ हैप्पीनेस रिपोर्ट, जो इंडिया की हैप्पीनेस रिपोर्ट है, ये हैप्पीनेस रिपोर्ट जारी की जा रही है सभी स्टेट और यूनियन टेरिटरी को मिला के। और इसमें प्रेजेंट टाइम पर आप देखोगे कि जो प्रोफेसर KR पिलानिया हैं, ठीक है, इन्होंने भी हाल ही में क्या किया है? 16,950 पीपुल पर मेजरमेंट किया और उस मेजरमेंट के बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की। तो इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो मिजोरम, पंजाब, अंडमान निकोबार आइलैंड, ये टॉप 3 ऐसे स्टेट हैं जो हैप्पीनेस की रैंक में सबसे ज़्यादा है। अब आप बात कर सकते हैं कि सर हैप्पीनेस का मतलब यहाँ पर क्या है? तो हैप्पीनेस का मतलब यहाँ पर ये है कि यानी कोई भी पीपल किसी भी स्टेट का हो तो उसमें उसे बेहतर एजुकेशन मिल रही है या नहीं, उसके पास पर कैपिटा इनकम अच्छी है या नहीं है, गुड गवर्नेंस अच्छा है या नहीं है, इन सभी चीज़ों पर हेल्थ अच्छी है या नहीं है। तो इन सभी चीज़ों पर क्या किया जाता है? मेजरमेंट किया जाता है और उसके बाद ये रिपोर्ट पब्लिश की जाती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि आप बहुत खुश हैं तो उसके आधार पर ये रिपोर्ट पब्लिश कर दी जाएगी, ऐसा कुछ नहीं। इसमें आपका देखा जाता है एजुकेशन देखी जाती है, पर कैपिटा इनकम देखी जाती है, आपकी हेल्थ देखी जाती है,
आपका जो गवर्नेंस है, ठीक है, उसमें आप इजीली एक्सेस कर पा रहे हैं या नहीं, तो इन सभी चीज़ों पर मेजरमेंट किया जाता है। ये याद रखना है आपको, मिजोरम ने इस पर टॉप किया है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। क्वेश्चन नंबर 6 में आपसे पूछा है कि इंडिया का फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल, यानी प्राइवेट जेट टर्मिनल इनॉग्रेटेड किया गया है कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर, ये आपको बताना है। कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट टर्मिनल ये इनॉग्रेटेड किया है? इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है दिल्ली। तो जो हमारे प्रेजेंट टाइम पर सिविल एविएशन मिनिस्टर हैं, यानी हरदीप सिंह पुरी ने इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर फर्स्ट एक्सक्लूसिव प्राइवेट जेट टर्मिनल ये बनाया है। अब ये प्राइवेट जेट टर्मिनल को क्या दिए जाएंगे? लगभग 57 पार्किंग बेस दिए जाएंगे और ये हैंडल कर सकता है टर्मिनल लगभग 150 प्राइवेट जेट फ्लाइट पर डे, यानी जो भी फ्लाइट आती है प्राइवेट जेट्स की उनमें 150 फ्लाइट्स को ये क्या करेगा? हैंडल करेगा। ठीक है, याद रखना है आपको। तो यहाँ पर कौन से इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ये जारी किया गया है? ये जारी किया गया है दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर प्राइवेट जेट टर्मिनल शुरू हो गया है। ठीक है, ये याद रखना है आपको। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। तो क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में परमिट किया है कि जो हमारा फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट है FDI, ये ऑटोमेटिक रूट से कितना % कर दिया जाएगा? कौन से सेक्टर में? तो डिफेंस सेक्टर में। याद रखना है, डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से कितना % कर दिया गया है। अब ये ऑटोमेटिक रूट क्या होता है, इसके बारे में हम लोग अभी डिटेल से चर्चा करेंगे कि ऑटोमेटिक रूट क्या होता है। आपको यहाँ पर ये बताना है कि डिफेंस सेक्टर में ऑटोमेटिक रूट से कितना % FDI कर दिया है, परमिट कर दिया है। तो इसका सही आंसर क्या है? इसमें सारे आंसर लगभग सेम है, मैं यहाँ पे थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ। ठीक, तो आपको यहाँ पर ये बताना है कि इसका सही आंसर क्या है। तो इसका सही आंसर है 74%, यानी 74% इसका सही आंसर है। आगे देखते हैं, यानी यहाँ पर डिटेल से थोड़ा समझते हैं। एक बॉडी है जिसका नाम है डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड। ठीक है, इंटरनल ट्रेड। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये बॉडी एक ऐसी बॉडी है जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स, याद रखना है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज में के अंतर्गत काम करती है। कहीं पर आप मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस मत लगाना, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अंतर्गत काम करती है। और ये बॉडी क्या करती है? FDI के इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करती है। तो FDI के इन्वेस्टमेंट को रेगुलेट करने के लिए इसमें ये बॉडी बताती है कि कितना % किस सेक्टर में FDI हो सकता है। तो अभी हाल ही में इसने अप्रूवल दिया है कि ऑटोमेटिक सेक्टर से, ऑटोमेटिक रूट से 74% अप्रूवल मिल सकता है डिफेंस सेक्टर में, 74% अप्रूवल मिल सकता है FDI को। अब ये ऑटोमेटिक रूट क्या होता है? यहाँ पर आप बात समझिए ऑटोमेटिक रूट की। तो ऑटोमेटिक रूट का मतलब होता है कि मान लो कोई फॉरेन कंपनी है, कोई भी फॉरेन कंपनी है, सपोज दैट वहाँ की फॉरेन कंपनी ABC मान लेते हैं। तो ABC कोई फॉरेन कंपनी है जो इंडिया में आके रिलायंस डिफेंस में काम करना चाहती है, रिलायंस डिफेंस में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। तो रिलायंस डिफेंस में आके 74% तक की हिस्सेदारी कर सकती है विदाउट एनी परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। याद रखना है, विदाउट एनी परमिशन ऑफ द गवर्नमेंट। यानी ऑटोमेटिक रूट में हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट की परमिशन की रिकॉर्डिंग मतलब ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन यहाँ पर अगर बात करेंगे गवर्नमेंट अप्रूवल रूट की, तो गवर्नमेंट अप्रूवल रूट किसी भी अगर रूट किसी भी सेक्टर में लगा होता है तो वहाँ पर FDI इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको क्या करना पड़ेगा? गवर्नमेंट से अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है, एक चीज़ और डिक्लेयर की है, मतलब क्लियर किया है DPIIT ने कि फ्रेश इन्वेस्टमेंट अगर आता है 49% तक, तो उसमें किसी भी प्रकार की कोई भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है डिफेंस सेक्टर में। ठीक है, इतना याद रखना है आपको। तो चलिए फटाफट आप बता दीजिए कि प्रेजेंट टाइम पर मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ये किसके पास है? फटाफट कमेंट सेक्शन में मेंशन करके बताइए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो क्वेश्चन नंबर 8 में आपसे पूछा है कि सिंगापुर कन्वेंशन किससे रिलेटेड, कौन सी फील्ड से रिलेटेड है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मैरीटाइम सिक्योरिटी, कार्बन एमिशंस, मेडिटेट सेटलमेंट, योगा। ठीक है, आपको बताना है कौन से फील्ड से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है मेडिटेट सेटलमेंट। मेडिटेट सेटलमेंट का मतलब क्या है? मेडिटेट सेटलमेंट का मतलब है यहाँ पर सिंगापुर कन्वेंशन ऑन मेडिटेशन। ये अभी हाल ही में
फोर्स में आया है, कम इनटू फोर्स, और ये प्रोवाइड करेगा एक इफेक्टिव वे, मतलब एक ऐसा रास्ता जहां पर जो कॉरपोरेट सेटलमेंट है वो क्या किए जा सकें, आसानी से सॉल्व किए सकें, रिजॉल्व किए जा सकें। इसके लिए कहाँ पर, बिजनेस इन इंडिया, यानी इंडिया में बिजनेस अगर होता है तो उसमें कोई अगर किसी एक कॉरपोरेट कंपनी या दूसरे कॉरपोरेट कंपनी के बीच में कोई डिस्प्यूट है तो बहुत ही आसानी तरीके से सॉल्व किए जा सके, इसके लिए सिंगापुर कन्वेंशन क्या किया गया है, साइन किया गया है। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन इंटरनेशनल सेटलमेंट एग्रीमेंट रिजल्टिंग, ये भी फ्रॉम द मेडिटेशन, ये क्या करता है कि इसका नाम, यानी यूएन की जो फर्स्ट ट्रीटी है, ये सिंगापुर के बाद इसका नाम ये कर दिया जाएगा मेडिटेस कन्वेंशन। ठीक है, तो मेडिटेट कन्वेंशन का मतलब यह है कि जो बिजनेस सेटलमेंट होता है वो बिजनेस सेटलमेंट आसानी से हो सके। ठीक है, कोई भी कॉरपोरेट है, कोई भी कॉरपोरेट डिस्प्यूट है एक कंपनी से दूसरे कंपनी के बीच में, तो वो आसानी से क्या किया सके, रिजॉल्व किया जा सके। इसके लिए ये सिंगापुर कन्वेंशन फोर्स में आया है, ये आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पर। तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा है कि कौन सी कंट्री ने भी हाल ही में सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए अभी हाल ही में एक सोवरेन बॉन्ड जारी किया है। सोवरेन बॉन्ड क्या होता है ये भी हम चर्चा करेंगे। सोवरेन बॉन्ड क्या होता है आपको यहाँ पर बताना है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के लिए अभी हाल ही में सोवरेन बॉन्ड जारी किया है, कौन सी कंट्री ने। फटाफट बताइए इसका सही आंसर क्या है। तो देखिए इसका सही आंसर है मैक्सिको। मैक्सिको ने भी हाल ही में सोवरेन बॉन्ड जारी किया है। अब सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सोवरेन बॉन्ड क्या होता है। देखो सोवरेन बॉन्ड ये होता है कि जैसे मान लो कोई गवर्नमेंट है, ठीक है, तो वो गवर्नमेंट क्या करती है, अब गवर्नमेंट के पास मान लो किसी भी सेक्टर में डेवलपमेंट के लिए पैसा नहीं है, ठीक है, फंड नहीं है उसके पास, तो वो क्या करती है, लोगों से ये कहती है कि आप हमें क्या दे दो, आप हमें पैसा दे दो और हम इसके ज़रिए आपको क्या दे देंगे, हम आपको इसके ज़रिए एक बॉन्ड दे देंगे। लोग पूछेंगे हमें इससे फ़ायदा क्या होगा, तो गवर्नमेंट कह सकती है कि हम इस बॉन्ड पर आपको कुछ परसेंट का इंटरेस्ट देंगे। सपोज दैट हम 10% का आपको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। ठीक है, सपोज दैट हम 10% का आपको क्या देते हैं, इंटरेस्ट देते हैं। तो ये जो इंटरेस्ट दिया जाएगा वो आपका एक तरीके से सोवरेन बॉन्ड, तो पीपल्स का भी फायदा हो जाएगा, गवर्नमेंट के पास भी फंड आ जाएगा। अब गवर्नमेंट इस फंड को कहाँ यूज कर सकती है, तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को अचीव करने के लिए कर सकती है। जैसा कि हम लोग सभी जानते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी जिनके लिए टारगेट रखा गया है 2030 तक कि हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को क्या कर लेंगे, अचीव कर लेंगे। ठीक है, तो आइए जान लेते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या होते हैं। तो देखिए अभी हाल ही में मैक्सिको ने लगभग 750 मिलियन यूरो क्या किए हैं, ये रेज करने के मतलब योजना बनाई है कि हम सोवरेन बॉन्ड से रेज कर सकते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कौन से होते हैं, सबसे पहला गोल्स होता है नो पॉवर्टी, जीरो हंगर, गुड हेल्थ एंड वेल बीइंग, क्वालिटी एजुकेशन, जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रीज, इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स, यानी रिड्यूस इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कम्युनिटीज़, रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शंस, क्लाइमेट एक्शन अच्छा हो, लाइफ बिलो वाटर्स, लाइफ ऑन लैंड, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशंस, पार्टनरशिप फॉर द गोल्स। तो ये 17 गोल्स हैं जिनको सभी कंट्रियों को 2030 तक क्या करना है, अचीव करना है। ये एजेंडा रखा है यूनाइटेड नेशंस ने। अब देखते हैं इसमें कौन सी कंट्री आसानी से 2030 तक अपना सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स क्या कर लेंगी, अचीव कर लेंगी और कौन पीछे रह जाएंगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं 10th क्वेश्चन पर। आपको यहाँ पर बताना है कि कौन से स्टेट में भी हाल ही में मतलब कोची में हेल्ड किया गया है ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल। तो कौन से नंबर का आपको यहाँ पर बताना है कि ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल आयोजित किया गया है कोची में यानी केरला में। ठीक है, तो फटाफट आपको यहाँ पर बताना है इसका सही आंसर क्या है। देखिए इसका सही आंसर है हमारा यानी 4th ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल आयोजित किया गया है कहाँ पर, कोची केरला में, और ये लगभग 16 to 15 में यहाँ पर चला था। इसका थीम क्या था, थीम ये था आयुर्वेद मेडिकल टूरिज्म एक्चुअलाइजिंग इंडियाज क्रेडिबिलिटी। ठीक है, ये आपको थीम याद रखना है और ये थीम के साथ साथ आपको यहाँ पर याद रखना है कि जो लगभग वहाँ पर आयुर्वेद के लगभग 5000 इंटरनेशनल डेलीगेट आए थे जो फूड और इन सभी चीज़ों पर, मेडिकल प्लांट पर रिसर्च करने के बाद वहाँ पर बात करेंगे।
तो आयुर्वेद टूरिस्ट सेंटर और स्पास गिविंग द रिजुवेनेशन थेरेपी, ये भी वहाँ पर आयोजित किया गया, शो कॉस्ट किया गया। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि ग्लोबल आयुर्वेद फेस्टिवल कहाँ आयोजित किया गया, कोची में, कौन से नंबर का था, 4th नंबर का था। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। गॉड ब्लेस यू ऑल। आप अपने घर पर रहें, पढ़ते रहें, हमारे वीडियोस को देखते रहें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। थैंक यू एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग।